वेलकम एवरीबडी। अपन ने पिछले वीडियो में FCRA दैट इज़ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 स्टार्ट कर लिया था, जिसमें अपन ने चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। उसके बाद अपन ने डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें अपन ने समझा था कि फ़ॉरेन कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है। एंड फिर अपन ने फ़ॉरेन हॉस्पिटैलिटी के बारे में भी पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि FCRA जो चैप्टर है आपका फ़ॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये दो चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करता है। एक तो है फ़ॉरेन कंट्रीब्यूशन और एक है आपका फ़ॉरेन हॉस्पिटैलिटी। फ़ॉरेन कंट्रीब्यूशन का मतलब अपन ने देखा था, डेफिनेशन में लिखा हुआ था, इट इज़ डोनेशन, डिलीवरी एंड ट्रांसफ़र विच इज़ मेड बाय अ फॉरेन सोर्स ऑफ एनी आर्टिकल बट इट शैल नॉट इंक्लूड एन आर्टिकल विच इज़ गिवन एज अ गिफ्ट फॉर पर्सनल यूज़। लेकिन वो तब इंक्लूड नहीं होगा जब जो उसकी वैल्यू है वो गवर्नमेंट ने जो प्रिस्क्राइब की है उसी के अंदर अगर उसकी वैल्यू हो तो, या फिर कोई भी करेंसी वेदर इंडियन और फॉरेन अगर दी गई हो, या फिर कोई भी सिक्योरिटी वेदर इंडियन और फॉरेन एज पर ACRA एंड एज पर फेमा। ये अपन ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन की डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था। इसके अलावा अपन ने फ़ॉरेन हॉस्पिटैलिटी के बारे में पढ़ा था, और फ़ॉरेन हॉस्पिटैलिटी के बारे में ये लिखा हुआ था कि फ़ॉरेन हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है जब आप बाहर कहीं जाते हो फॉर अ फ़ॉरेन ट्रैवल, और वहाँ पर आपको उस वहाँ के जाने के कॉस्ट, ट्रैवलिंग कॉस्ट और ये सब फ्री में दे दिया जाए, या फिर उसके बदले पैसे दिए जाएँ बाहर के बाहर, तो उसको फ़ॉरेन हॉस्पिटैलिटी कहा जाता है। और ये जो ऑफ़र होता है ये बिल्कुल भी प्योरली कैजुअल वन नहीं होता, बल्कि एक फॉर्मल ऑफ़र की तरह होता है। तो इसको भी आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जो अपन आज की वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये जो चैप्टर आगे बढ़ता है इसमें सेक्शन 3 अपन पढ़ेंगे आज के वीडियो में, जिसमें अपन ये देखेंगे कि कुछ क्लासेस ऑफ पर्सन्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, उनको प्रोहिबिट किया गया है कि आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसको ऐसे सेक्शंस को इन्होंने प्रोहिबिट किया है जिनका लोगों के ऊपर एट लार्ज बहुत ही डीप इम्पैक्ट पड़ता है, या फिर जिससे इस कंट्री की सॉवरेनिटी पे इफ़ेक्ट पड़ जाए, यानी अपन एज अ नेशन कहीं ना कहीं उससे अफेक्ट पड़ जाए, इसलिए ऐसे लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस को लगाया गया है। उसके अलावा अपन आज सेक्शन 4 करेंगे, जिसमें अपन एक्सेप्शंस के बारे में बात करेंगे कि ऐसे लोग जिनके ऊपर सेक्शन 3 अप्लाई नहीं होता, यानी ये सेक्शन 3 के एक्सेप्शंस के अंदर आते हैं, वो अपन सेक्शन 4 के अंदर आज कवर करने वाले हैं। और जो अपन को एक और चीज़ देखनी है वो ये रहेगी कि क्या फॉरेन कंट्रीब्यूशन के जो प्रोहिबिशंस में लिखा हुआ है, क्या इनके अलावा और कोई अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेना चाहे तो वो किस तरीके से फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले सकता है। तो लेट्स स्टार्ट। आज अपन को ये सारी चीज़ें कवर करनी है। Just excuse me for my voice because I think it is not pretty well today. चलिए लेट्स गेट बैक टू नोट्स, एंड नोट्स से अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसको आगे का। चलिए, रेगुलेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन सेक्शन 3 जो अपन को करना है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि अगर इसमें से क्वेश्चन आता है तो वो सेक्शन 3 के अंदर आता है कि कौन कौन से लोग प्रोहिबिटेड हैं। वो डायरेक्टली कभी कभी पूछ लेते हैं, या फिर आपको एज अ केस लॉ देकर वो पूछ सकते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं, या केस लॉ में कोई सिचुएशन दे देंगे जिसमें आपको बताना रहेगा कि ये लोग प्रोहिबिटेड हैं या नहीं है। रेगुलेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन सेक्शन 3, मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट। सेक्शन 3 प्रोहिबिशन टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन, यानी इस सेक्शन के अंदर ये वाले लोग जो हैं इनके ऊपर प्रोहिबिशंस हैं कि ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब इस सेक्शन के अंदर एक कॉन्ट्रडिक्शन है जो मैं आपको बताऊंगा। आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट इट एंड गिव मी योर रीजनिंग, और आपके दिमाग में क्या आता है इस चीज़ को लेकर, जस्ट लेट मी नो। द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ पर्सनस आर रिस्ट्रिक्टेड, यहाँ पे ये वर्ड लिख रहे हैं रिस्ट्रिक्टेड, और ये सेक्शन में ही लिखा हुआ है रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम एक्सेप्टिंग द फॉरेन कंट्रीब्यूशन। अब इसमें पॉइंट ये है कि ऊपर आप हेडिंग में लिखते हो, सेक्शन 3 की जो हेडिंग है एक्ट के अंदर उसमें लिखा हुआ है प्रोहिबिशन, और यहाँ पे आप लिख रहे हो रिस्ट्रिक्शन। तो जब आप प्रोहिबिशन की बात करते हो और एक तरफ आप रिस्ट्रिक्शन की बात करते हो, तो दोनों वर्ड्स में ना एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है। वो ये, प्रोहिबिशन का मतलब होता है कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड या रिस्ट्रिक्टेड, यानी आपको अलाउड ही नहीं है। और जब आप रिस्ट्रिक्शंस की, सिर्फ आप रिस्ट्रिक्शंस की बात करते हो, तो इसका मतलब ये है कि रिस्ट्रिक्शंस
आपके ऊपर लगाई गई हैं, लेकिन अगर आपको चाहिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन तो आप किसी ना किसी तरीके से कोई परमिशंस लेकर फॉरेन कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट कर सकते हो। तो बेसिकली जब आप इस चैप्टर को पढ़ें और सेक्शन 3 पढ़ें तो आप हमेशा यही ध्यान में रखें कि इन लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस डाली गई हैं, इनको किसी ना किसी तरीके से रिस्ट्रिक्ट किया गया है फ्रॉम एक्सेप्टिंग द फॉरेन कंट्रीब्यूशन। तो द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ पर्सन्स आर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम एक्सेप्टिंग फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस। इसके अंदर कौन कौन आ जाएगा? कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, ये अपन ने पढ़ा ही था। कैंडिडेट फॉर इलेक्शन होता क्या है? डेफिनेशंस में अपन ने ऊपर पढ़ा था। इट मीन्स एनी पर्सन हु हैज़ बीन ड्यूली नॉमिनेटेड, जिसको नॉमिनेट कर दिया गया है एज अ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू एनी लेजिस्लेचर। दूसरा, करस्पॉन्डेंट, कॉलमनिस्ट, कार्टूनिस्ट, एडिटर, ओनर एक्सेट्रा ऑफ अ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑल्सो। मीडिया पर्सन्स को भी इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस की लिस्ट में डाल दिया। तो पहला हो गया आपका कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, फिर है करस्पॉन्डेंट, कॉलमनिस्ट, कार्टूनिस्ट, एडिटर एंड ओनर। करस्पॉन्डेंट का काम होता है न्यूज़ आर्टिकल्स को लेकर आना। कॉलमनिस्ट का काम होता है उन्हीं न्यूज़ आर्टिकल्स को, मतलब जो खबर ये लेकर आया है करस्पॉन्डेंट, उन खबरों के ऊपर कॉलम को लिखना या आर्टिकल को लिखना। कार्टूनिस्ट का काम होता है कार्टून्स बनाना, जो आपने देखे होंगे न्यूज़पेपर के नीचे छोटे छोटे क्लिपिंग्स के टाइप के कार्टून्स भी आते हैं, कुछ पॉलिटिकल भी होते हैं और कुछ नॉर्मल कार्टून्स भी होते हैं, तो वो कार्टूनिस्ट का काम होता है। एडिटर का काम होता है जो भी कॉलमनिस्ट ने लिखा है उसको एडिट करना, और ओनर तो आपको पता ही है। तीसरा, जज, गवर्नमेंट सर्वेंट और एम्प्लॉय ऑफ एनी कॉरपोरेशन। चौथा, मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेचर। जब आप लेजिस्लेचर की बात करते हो तो लेजिस्लेचर का मतलब होता है पार्लियामेंट, हाउसेज ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। जो भी आपके स्टेट हाउसेज हैं या सेंट्रल के हाउसेज हैं वो दोनों के दोनों इसके अंदर आ जाएंगे। पॉलिटिकल पार्टी और ऑफिस बेरर। फिर एनी पर्सन, पीआरआई एंड एनआरआई, दोनों का नाम लिखा हुआ है, पीआरआई एंड एनआरआई। जब आप पीआरआई एंड एनआरआई कह रहे हो तो पीआरआई तो हो गया पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, और जब आप एनआरआई कहते हो इसका मतलब होता है कि सच पर्सन, जब आप एनआरआई की बात करते हो तो ये होता है पीआरओआई, यानी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया प्लस सिटीजन ऑफ इंडिया। तो एनआरआई का मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका पीआरओआई प्लस सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी ये एनआरआई के अंदर आएंगे। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। एनी पर्सन, पीआरआई एंड एनआरआई मतलब पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, एंड एनआरआई मतलब पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया बट ही इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया, रिसीविंग फॉरेन करेंसी ऑन बिहाफ ऑफ अबव। यानी ये जितने भी लोग लिखे हुए हैं यहाँ पर, अगर इनके बिहाफ पे किसी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया या फिर एनआरआई ने भी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट किया तो उसके ऊपर भी प्रोहिबिशन या रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। Any person, whether PRI and NRI, receiving foreign contribution shall not make any transfer of foreign contribution to above mentioned person। मतलब अगर किसी को foreign contribution मिला तो वो किसी इनमें से किसी भी लोगों को ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए मुझे यूएसए से कंट्रीब्यूशन मिला, ठीक है, यहाँ मुझे फ़ॉरेन कंट्रीब्यूशन मिल गया यूएसए से। अब मैंने ये फ़ॉरेन कंट्रीब्यूशन किसी भी एक एचटी के ओनर को ट्रांसफ़र कर दी विदाउट एनी पर्पस। मैंने सोचा कि मैं इनको ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो क्या मैंने सेक्शन 3 का उल्लंघन किया? बिल्कुल ही, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप किसी भी ओनर को, जो मीडिया का ओनर है, न्यूज़पेपर का ओनर है, आप उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। मैंने यहाँ पर क्या किया, मुझे यहाँ से फ़ॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला, सॉरी, मुझे यहाँ पर फ़ॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला और मैंने वो फ़ॉरेन कंट्रीब्यूशन इस न्यूज़पेपर के ओनर को ट्रांसफ़र कर दिया। तो मेरे ऊपर भी ये रिस्ट्रिक्शन आती है कि अगर मुझे कहीं से फ़ॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला या किसी थर्ड पर्सन को भी कहीं से कोई फ़ॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला तो उसको ये आगे इनमें से किसी भी लोगों को ट्रांसफ़र नहीं करना। आगे क्या लिखा है? एनी पर्सन वेदर पीआरआई एंड एनआरआई रिसीविंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन शैल नॉट make any transfer to any other person who may transfer it further to the above mentioned persons। मतलब यहाँ पर जो ऊपर वाला ही एग्जाम्पल है, अगर मैं उसी को ही आगे कैरी करूँ
कि यूएसए से मुझे कंट्रीब्यूशन मिला। अब ये कंट्रीब्यूशन मैंने मिस्टर एक्स को दे दिया, लेकिन मिस्टर एक्स ने क्या किया, इसको आगे उन्होंने एचटी के ओनर को दे दिया। तो ये उन्होंने गलत चीज़ कर दी। तो यहाँ पर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि मुझे इसके बारे में पता होना चाहिए, या इसकी क्रेडिबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए कि ये जो पैसा मैंने इसको दिया है ये इसका आगे क्या यूज़ करेगा। तो यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट में लिखा है, एनी पर्सन हु रिसीव्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन शैल नॉट मेक, एनी पर्सन जो यहाँ पर ये कह रहे हैं ये मैं हूँ, who received any foreign contribution यानी मुझे यूएसए से मिला, shall not make मिस्टर एक्स को, shall not make any transfer to any other person यानी मिस्टर एक्स, who may transfer it further to the above mentioned person यानी ये मिस्टर एक्स ने अगर आगे किसी भी इनमें से किसी भी लोगों को ट्रांसफ़र कर दिया तो वो भी वैलिड नहीं माना जाएगा। तो ये सारे के सारे लोग जो हैं वो सेक्शन 3 के अंदर रिस्ट्रिक्टेड किए गए हैं, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस डाले गए हैं कि ये फ्रीली किसी भी टाइप का फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आई होप सेक्शन 3 क्लियर रहा होगा। मैं एक और बार बता देता हूँ, सेक्शन 3 में लिखा हुआ है प्रोहिबिशन ऑन पीपल हु आर एक्सेप्टिंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन, यानी इन लोगों के ऊपर प्रोहिबिशंस हैं कि ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और यहाँ पर सेक्शन के अंदर रिस्ट्रिक्शन वर्ड का यूज़ किया गया है। देयर इज़ अ थिन लाइन बिटवीन प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन, सो दीज पीपल आर रिस्ट्रिक्टेड। आप ये मान के चलेंगे कि ये लोग फॉरेन कंट्रीब्यूशन बिना स्पेशल, मैं फिर से कह रहा हूँ, बिना स्पेशल परमिशंस के एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसमें आ जाएगा आपका कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, करस्पॉन्डेंट, कॉलमनिस्ट, एडिटर, ओनर ऑफ अ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, जज, गवर्नमेंट सर्वेंट, एम्प्लॉय ऑफ एनी कॉर्पोरेशन, member of any legislature, political party or an office bearer, any person whether PRI or NRI receiving foreign contribution on behalf of the above. Any person PRI and NRI receiving foreign contribution shall not make any transfer of foreign contribution to above mentioned persons. Any person PRI and NRI who receive foreign contribution shall not make any transfer to any other person who may transfer it further to the above mentioned persons. आई होप सेक्शन 3 क्लियर रहा हो। कोई भी डाउट हो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करें और अपने डाउट्स क्लियर करते जाएं, एंड प्लीज़ इन वीडियोस को देखकर आगे पढ़ते जाएं, बिकॉज़ आपका टाइम जो है वो आगे का भी बहुत जाने वाला है। ये मानकर चलिए कि सिचुएशन को नॉर्मल होने में बहुत टाइम लगने वाला है, इसलिए प्लीज़ वी आर प्रोवाइडिंग यू ऑल द वेज एंड मीन्स टू डू इट, सो प्लीज़ फ़ायदा उठाइए इन चीज़ों का। यू हैव वीडियोज़ एट योर एंड, यू हैव नोट्स इन योर हैंड, स्टार्ट स्टडिंग और करते जाइए एंड कीप आस्किंग अस डाउट्स सो दैट वी नो कि आपकी प्रोग्रेस कितनी हुई है, आप कहाँ तक पहुँचे हो। प्लीज़ आइडियली मत बैठिएगा घर में, कीप ट्राइंग एंड कीप डूइंग योर स्टडीज़ एज मच एज पॉसिबल। आगे सेक्शन 4 के अंदर जो है वो सेक्शन 3 के एक्सेप्शंस हैं, मतलब ऐसे केसेस जहाँ पर सेक्शन 3 अप्लाई नहीं होता। दीज आर दी एक्सेप्शंस ऑफ सेक्शन 3। एक्सेप्शंस पर्सन टू होम सेक्शन 3 डज नॉट अप्लाई, कह रहे हैं वो डज नॉट अप्लाई अंडर सेक्शन 4। ये भी इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल केस लॉ आ सकता है, आपको सेक्शन 3 में से किसी का नाम दे सकते हैं और सेक्शन 4 की कंडीशन डाल सकते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कि अगर एज इट इज़ ये बिना किसी रीज़न के कंट्रीब्यूशन मिल रहा है तो सेक्शन 3 में प्रोहिबिटेड है, लेकिन अगर कंट्रीब्यूशन मिलने की वजह है जो सेक्शन 4 के अंदर मेंशन्ड है तो फिर ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिलना प्रोहिबिटेड नहीं है। The restrictions mentioned under section 3 shall not apply subject to the provisions of section 10। मतलब ये जो सेक्शन 4 है ये आपके ऊपर तब तक अप्लाई नहीं होगा जब तक आपके ऊपर सेक्शन 10 की रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। इन एक्सेप्शंस का अप्लाई होना भी सेक्शन 10 पर डिपेंडेंट है कि अगर आपको सेक्शन 10 के अंदर प्रोहिबिट किया गया है तो आप कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड हो, तब आपको कोई एक्सेप्शन बचा नहीं सकती। इसलिए यहाँ पर कहा गया है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 10। सेक्शन 10 में ऐसा है कि अगर आपने किसी भी इस एक्ट के किसी भी प्रोविज़न को
कॉन्ट्रावीन करने के बाद फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रिसीव किया है तो ऐसी फॉरेन कंट्रीब्यूशन को आप उन पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। सेक्शन 10 आपको प्रोहिबिट कर देगा। क्यों प्रोहिबिट कर देगा? क्योंकि आपने इस एक्ट के प्रोविजंस को कॉन्ट्रावीन किया है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर आपके ऊपर सेक्शन 10 अप्लाई नहीं हो रहा तो आपके ऊपर सेक्शन 4 जो है वो आसानी से अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप सेक्शन 10 के अंदर प्रोहिबिटेड हो तब आपको सेक्शन 4 भी नहीं बचा सकता। तो सेक्शन 4 के अंदर जो है बेसिकली सेक्शन 3 के एक्सेप्शंस हैं कि अगर इन केसेस के लिए आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिलती है, इन केसेस के लिए अगर आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिलती है तो आप उस फॉरेन कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट कर सकते हो। कौन कौन से केसेस हैं? बाय वे ऑफ अ सैलरी, वेज और अदर रेम्यूनरेशन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस फ्रॉम फॉरेन सोर्स। मतलब एज अ सैलरी अगर आपको मिल रही है, कोई न्यूज़ हाउस जो ऐसा है जिसकी ब्रांच इंडिया में है और वो बाहर से सैलरी करवाते हैं एम्प्लॉयज़ की, तो वो एक्सेप्टेबल है। दूसरा, बाय वे ऑफ पेमेंट इन द कोर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। आपको पता ही है कि ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के जो ट्रांजैक्शंस हैं वो भी आप कर सकते हो एज एन एजेंट ऑफ अ फॉरेन सोर्स इन रिलेशन टू एनी ट्रांजैक्शन बाय फॉरेन सोर्स विद द गवर्नमेंट। यहाँ पर गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट आ गई, इसलिए ये जो है ये एक्सेप्शन के अंदर आ गया, क्योंकि गवर्नमेंट को इस चीज़ के बारे में सब कुछ पता होगा। बाय वे ऑफ अ गिफ्ट और प्रेजेंटेशन मेड टू हिम एज अ मेंबर ऑफ एनी इंडियन डेलीगेशन। मतलब एज ए मेंबर ऑफ एनी इंडियन डेलीगेशन का अगर कोई इंडियन डेलीगेशन जो है वो बाहर गया और उसको एज ए गिफ्ट या प्रेजेंटेशन दिया गया कुछ, अब वो डेलीगेशन की बात कर रहे हैं एज ए मेंबर ऑफ इंडियन डेलीगेशन, तो डेलीगेशन जब भी इंडिया से जाता है उसके पास गवर्नमेंट की परमिशंस होती हैं। प्रोवाइडेड सच गिफ्ट वॉज एक्सेप्टेड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मैंने कहा ही आपको कि अगर कोई डेलीगेशन बाहर जाता है तो उसके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशंस होते हैं। फ्रॉम एनी रिलेटिव व्हेन सच फॉरेन कंट्रीब्यूशन हैज़ बीन रिसीव्ड विद द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सीजी की परमिशन है। एनी रेमिटेंस रिसीविंग और सेंडिंग कम्स अंडर फेमा 1999, मतलब किसी एक्ट को आपने कंप्लाई किया। और बाय वे ऑफ अ स्कॉलरशिप, स्टाइपेंड और एनी पेमेंट ऑफ द नेचर। ये अपन ने शुरू में ही पढ़ा था कि कोई बाहर से स्टूडेंट आता है, अगर उसको कोई फ़ीस मिलती है या कुछ मिलता है, स्कॉलरशिप मिलता है बाहर से ही, तो या यहाँ के किसी स्टूडेंट को बाहर से कोई फ़ीस की स्कॉलरशिप मिलती है तो आप उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं मानोगे। चलिए, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है प्रोसीजर टू नोटिफाई एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पॉलिटिकल नेचर, सेक्शन 5। हम यहाँ पे पॉलिटिकल नेचर की ऑर्गेनाइजेशन की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पॉलिटिकल नेचर होती हैं ये भी सेक्शन 3 के अंदर प्रोहिबिटेड हैं। इनको भी प्रोहिबिशन में डाला गया है। क्यों? क्योंकि ये पॉलिटिकल नेचर के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मतलब इनका इफ़ेक्ट भी जनता के ऊपर जो है वो बड़ी स्केल पर होगा, इसलिए इनको भी जो है सेक्शन 3 के रिस्ट्रिक्शंस के अंदर इंक्लूड किया गया है। अब अपन देखते हैं कि पॉलिटिकल नेचर की ऑर्गेनाइजेशन अगर बनती है तो और उसको गवर्नमेंट किस तरीके से बनाती है। प्रोसीजर टू नोटिफाई एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पॉलिटिकल नेचर, सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एन ऑर्डर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास करेगी in the official gazette shall specify an organization of a political nature and not being a political party, मतलब ये political party नहीं है, it is an organization of a political nature as mentioned under section 3, having regard to the activities of the organization, ideology propagated by the organization and program of the ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे बोल ही रहे हैं एज मेंशन्ड अंडर सेक्शन 3, मतलब सेक्शन 3 में ये पार्टीज़ जो हैं इनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लागू होता है कि ये भी जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशंस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑफिशियल गज़ेट में इनका नाम स्पेसिफिकली लिखकर जो है वो बताएंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशंस जो है ये पॉलिटिकल नेचर के ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इनका फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करना अलाउड नहीं है। किन बेसिस पर डिसाइड होगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर है या नहीं? वो डिसाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी एक्टिविटीज़ ये कर रहे हैं। आइडियोलॉजी प्रोपोगेटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, इनकी सोच क्या है, ये क्या आइडियोलॉजी फैलाना चाहते हैं। प्रोग्राम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इनके प्रोग्राम्स क्या हैं, ये किन चीज़ों में डील करते हैं।
उन बेसिस पर डिसाइड होगा कि ये जो है पॉलिटिकल नेचर का ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका सबसे बड़ा जो मुझे लगता है दैट इज़ आरएसएस। वो भी एक पॉलिटिकल नेचर की ही ऑर्गेनाइजेशन है बिकॉज ऑफ देयर आइडियोलॉजीज दैट दे प्रोपगेट, इसलिए उसको एक पॉलिटिकल नेचर का ऑर्गेनाइजेशन कहा गया है। सेक्शन 6 जो है वो फॉरेन हॉस्पिटैलिटी की बात करता है कि किन केसेस में आप फॉरेन हॉस्पिटैलिटी को नहीं ले सकते या फॉरेन हॉस्पिटैलिटी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एक्सेप्ट विद द प्रायर परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन होना बहुत ज़रूरी है। द फॉलोइंग मेंबर्स, अगर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन नहीं है तो ये जो नीचे मेंबर्स लिखे हुए हैं ये लोग फॉरेन हॉस्पिटैलिटी नहीं ले सकते, इसलिए उन्होंने फर्स्ट लाइन में ही लिखा है बाय एक्सेप्शन। सो एक्सेप्ट विद द प्रायर परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट द फॉलोइंग मेंबर्स शैल नॉट एक्सेप्ट एनी फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। कौन कौन आएगा इसके अंदर? मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, आपको पता ही है पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबलीज या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से कोई भी। ऑफिस बेरर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस बेरर, रिप्रेजेंटेटिव या जो उनके अभी मेन चेयर में है वो नहीं आ सकता। स्पोक्स पर्सन कोई भी नहीं आ सकता। जज, गवर्नमेंट सर्वेंट और एम्प्लॉय ऑफ एनी कॉरपोरेशन, ये लोग फॉरेन कंट्रीब्यूशन भी नहीं ले सकते एंड फॉरेन हॉस्पिटैलिटी भी नहीं ले सकते। सबसे पते की बात जो नोट करने की ये है कि इनको मना क्यों कर रहे हैं आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन या फॉरेन हॉस्पिटैलिटी लेने के लिए? वो इसलिए क्योंकि ये जो लोग होते हैं दीज आर द पीपल ऑफ पावर। इनके पास बहुत मैसिव पावर होती है विद रिस्पेक्ट टू द जॉब्स दे हैंडल एंड द पोजीशंस दैट दे हैव। ये सारे ही लोग बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में होते हैं और ये अपने थ्रू या खुद से ही काफ़ी लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब इन्फ्लुएंस करके ये लोगों में क्या संदेश देते हैं, क्या आइडियोलॉजी प्रोपोगेट करना चाहते हैं, किस तरीके से करते हैं, कहीं ये टेररिज्म को बढ़ावा तो नहीं देते, कहीं गलत तरीके से लोगों को सोचना तो नहीं सिखाते। इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, ये देखने के लिए कि कहीं बाहर से तो इनको कोई ब्राइबरी नहीं मिलती कि न अच्छी चीज़ें बाहर वालों के लिए ये लोग प्रोपोगेट करें और अपने ही देश के लिए हेट्रेड जो है वो प्रोपोगेट करें, इसलिए इन सब चीज़ों को रोकने के लिए इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस को लगाया गया है। रीसेंट एग्जाम्पल, आई डोंट थिंक सो कि वो इससे कहीं रिलेटेड है, बट अगर मैं कहूँ तो जो अभी चाइना का बयान आया था कि चाइना ने रिक्वेस्ट करी है, आई डोंट नो हाउ मच दिस इज़ करेक्ट और नॉट, बट ऐसा न्यूज़ आर्टिकल में मैंने पढ़ा कि चाइना ने रिक्वेस्ट करी है कि आप कोरोना वायरस को जो है वो चाइना से रिलेट ना करें या उसको चाइना वायरस या वुहान वायरस का नाम ना दें। तो कहीं ना कहीं ये भी बोल सकते हैं कि कहीं चाइना ने न्यूज़ हाउसेस को ब्राइब तो नहीं किया, कहीं उन्होंने न्यूज़ हाउसेस को पैसा तो नहीं दिया कि आप ये न्यूज़ ना चलाएं और जो वायरस है उसका नाम पूरा लिखें कोरोना वायरस रादर देन कॉलिंग इट अ चाइना वायरस और अ वुहान वायरस। दिस इज़ जस्ट अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल दैट आई एम गिविंग, डू नॉट कंसिडर इट एज अ रियलिटी। मुझे नहीं पता उनकी रियल डील क्या हुई है बीच में, लेकिन सच में ऐसा हुआ है कि चाइना ने रिक्वेस्ट की है कि दे वांट कि जो कोरोना वायरस है उसको कहीं से भी चाइना से रिलेट ना किया जाए, उसको चाइना वायरस या वुहान वायरस ना बोलकर कोरोना वायरस के नाम से ही एड्रेस किया जाए। हालांकि इसके अंदर एक एक्सेप्शन ज़रूर आया है। दिस एक्सेप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके ऊपर केस फ्रेम हो सकता है। तो ये जो एक्सेप्शन है इसको ध्यान रखिएगा, इसमें ये कह रहे हैं नो प्रायर परमिशन। हम यहाँ पढ़ रहे थे ना एक्सेप्ट विद द प्रायर परमिशन, मतलब प्रायर परमिशन अगर हुआ तो आप फॉरेन हॉस्पिटैलिटी ले सकते हो, इन तीनों में से कोई भी, ठीक है। यहाँ पे लिखा है नो प्रायर परमिशन इज़ रिक्वायर्ड। कौन से केस में प्रायर परमिशन की ज़रूरत नहीं है? इन केस ऑफ एन इमरजेंसी मेडिकल एड। अगर इमरजेंसी में कुछ हो गया, कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो गई और आपको मेडिकल एड की ज़रूरत पड़ी, आप बाहर के देश में हो, इन्हीं में से एक हो और आपको मेडिकल एड की ज़रूरत पड़ गई, तो उस टाइम पे अगर आपको कोई पैसे दे रहा है तो आप उसे फ्रीली ले सकते हो, तब कोई भी आपको प्रायर परमिशन की ज़रूरत नहीं है। नो प्रायर परमिशन इज़ रिक्वायर्ड इन केस ऑफ इमरजेंसी मेडिकल एड, हेल्प ऑन अकाउंट ऑफ सडन इलनेस। कोई सडन इलनेस आ गई और उसके लिए हेल्प चाहिए तो intimation of such hospitality shall be given to the central government within 1 month from the date of receipt of such hospitality। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेशन देना पड़ेगा 1 महीने के अंदर जिस दिन आपको ये हॉस्पिटैलिटी मिली उसके। फॉर एग्जाम्पल
मान लीजिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को ले लीजिए, मान लीजिए राहुल गांधी। अब ये गए इटली, वहाँ पे आ गया इनको हार्ट अटैक। अब ये राहुल गांधी जो है ये ऑफिस बेरर हैं पॉलिटिकल पार्टी के, ये बाहर गए हैं इटली में, वहाँ इनको हार्ट अटैक आ गया विच इज़ एन इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन। ये एक इमरजेंसी कंडीशन है। तो उस कंडीशन में इन्होंने क्या किया, वहाँ पर जो भी लोग थे उनसे उन्होंने इनको एज अ मेडिकल एड $20,000 दे दिए। ये हो गई इनकी फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, क्योंकि ये बाहर थे, टूर पर थे, और ये जो इनको मिला ये एज मेडिकल इमरजेंसी के लिए इनको मिला है। तो इस केसेस में ये प्रायर परमिशन नहीं लेंगे बिकॉज इट वाज अ मेडिकल इमरजेंसी, देयरफॉर ही हैड टू एक्सेप्ट दिस कंट्रीब्यूशन या हॉस्पिटैलिटी, इसलिए इनको किसी भी तरीके के प्रायर परमिशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है कि जब इनको ये कंट्रीब्यूशन मिला, फॉर एग्जांपल इनको ये कंट्रीब्यूशन 2 अक्टूबर के दिन मिला, तो इनको 2 नवंबर से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर देना है कि मुझे $20,000 जो हैं वो एज अ इमरजेंसी मेडिकल एड के लिए मुझे बाहर मिले थे, और ये मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। इतना ही इस एक्सेप्शन के अंदर लिखा हुआ है। आई होप ये क्लियर रहा हो। अगर कुछ डाउट है तो मुझसे व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट आगे है प्रोहिबिशन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन सेक्शन 7, कि आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन को आगे किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते एक्सेप्ट विद प्रायर परमिशंस। सेक्शन 7 में क्या लिखा है, नो पर्सन हु इज़ रजिस्टर्ड, मतलब इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, एंड ग्रांटेड अ सर्टिफिकेट, कौन सा सर्टिफिकेट है ये अपन आगे पढ़ेंगे, और हैज़ ऑब्टेन प्रायर परमिशन अंडर द एक्ट, मतलब उसने सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन ली हुई है, एंड रिसीव्स एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन, मतलब उससे कंट्रीब्यूशन मिला है, शैल ट्रांसफर सच फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू एनी अदर पर्सन unless unless such other person is also registered and had been granted a certificate or obtained prior permission under the act. However, he may transfer a part of such contribution after adhering to the rules of central government. अब मान लीजिए कि मैं इंडिया में हूँ, मुझे यूएस से फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला और मैं रजिस्टर्ड हूँ, मतलब मुझे मेरे पास परमिशन है ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने की। अब मैंने ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन आगे किसको दिया, अपनी गर्लफ्रेंड को दे दिया, छाया। मैंने उसको ये फ़ॉरेन कंट्रीब्यूशन दे दिया, लेकिन ये फ़ॉरेन कंट्रीब्यूशन जब मैंने उसको दिया तब वो मैडम रजिस्टर्ड नहीं थी। तो क्या मैंने यहाँ पर गलत किया? ऑफ कोर्स मैंने गलत किया। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं थी। अगर ये रजिस्टर्ड होती तो मैं इसको ट्रांसफ़र कर सकता था ईज़िली, या फिर अगर मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स को कंप्लाई किया होता तब मैं इसको ईज़िली ट्रांसफ़र कर सकता था। लेकिन सिंस ये रजिस्टर्ड नहीं है तो मेरे ऊपर भी प्रोहिबिशन है कि मैं वो फ़ॉरेन कंट्रीब्यूशन जो मुझे मिला है एज़ अ रजिस्टर्ड पर्सन, मैं किसी भी तीसरे बंदे को वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। यानी अगर मुझे किसी और को वो ट्रांसफ़र करना है तो वो तीसरा बंदा भी रजिस्टर्ड होना चाहिए, या फिर जब मैंने ट्रांसफ़र किया तब सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स को ध्यान में रखते हुए मुझे ट्रांसफ़र करना चाहिए था। क्लियर हुआ? नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, कि आप इसका एंड यूज़ कहाँ पर करेंगे। ये एंड यूज़ के बारे में कहता है कि आपको इसका एंड यूज़ कहाँ पर करना है, ये भी इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन सेक्शन 8, every person who is registered and granted a certificate or given prior permission receive any foreign contribution, मतलब जो रजिस्टर्ड है जिसके पास सर्टिफिकेट है या फिर किसी को प्रायर परमिशन मिली हुई है तो उसको यूटिलाइजेशन कहाँ करना है उस फॉरेन कंट्रीब्यूशन का, शैल यूटिलाइज सच कंट्रीब्यूशन फॉर द पर्पस फॉर विच द कंट्रीब्यूशन हैज़ बीन रिसीव्ड, यानी जिस पर्पस के लिए आपको मिला है सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूटिलाइजेशन होना चाहिए, उसके बाहर कहीं यूटिलाइजेशन
नहीं होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस पर्पस के लिए मुझे वो मिला है उसी पर्पस के लिए यूटिलाइजेशन होना चाहिए, उस पर्पस के अलावा और कहीं उसका यूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन और एनी इनकम अराइजिंग आउट ऑफ इट शैल नॉट बी यूज फॉर स्पेक्यूलेटिव बिजनेस। यानी स्पेक्यूलेटिव बिजनेस में स्पेसिफिकली आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपने स्पेक्यूलेटिव बिजनेस में यूज़ किया तो आपके ऊपर पेनल प्रोविजंस लगेंगे और जो सर्टिफिकेट या परमिशन आपको मिली है वो आपसे वापस ले ली जाएगी। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का मतलब क्या होता है? जब आप स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का टर्म यूज़ करते हो तो स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का मतलब होता है कि आप ऐसा कोई बिजनेस जिसमें आप स्पेक्यूलेशन बेसिस पर यानी आगे की प्रेडिक्शंस के बेसिस पर आप पैसा लगाते हो। जीतोगे या नहीं जीतोगे ये आपको नहीं पता। नॉर्मली स्पेक्यूलेशन बिजनेस जो है वो इलीगल होता है और आप स्पेक्यूलेशन बिजनेस के अंदर इसको नहीं लगा सकते। कुछ लीगल स्पेक्यूलेशन बिजनेसेस भी हैं, फॉर एग्जांपल शेयर ट्रेडिंग, इट इज़ बेस्ड प्योरली ऑन स्पेक्यूलेशन। तो आप किसी भी तरीके के स्पेक्यूलेटिव बिजनेस पर इस कंट्रीब्यूशन को नहीं लगा सकते। Shall not defray more than 50% of such contribution received in a financial year to meet administrative expenses। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो भी मेरे काम के अंदर होंगे या जिस पर्पस के लिए मैंने लिया है उस पर्पस के लिए होंगे, तो उन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंदर मैं 50% से ज़्यादा वाला कंट्रीब्यूशन नहीं इस्तेमाल कर सकता। मान लीजिए मुझे टोटल कंट्रीब्यूशन जो मुझे मिला है वो 1 लाख यूएस डॉलर्स का है, तो इस 1 लाख यूएस डॉलर्स में मैं सिर्फ 50,000 यूएस डॉलर्स तक ही एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। और अगर मुझे इससे ज़्यादा देना है तो मुझे मान लीजिए अगर 60,000 यूएस डॉलर्स खर्च करने हैं एडमिनिस्ट्रेशन पर, तो मुझे उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेना ज़रूरी है। Administrative expenses exceeding 50% of such contribution may be defrayed with the prior approval of central government. I hope ये क्लियर रहा हो। मतलब इन पर्पसेस के लिए आप जो है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन को आपको यूज़ करना है। सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि जिन पर्पस के लिए आपने मंगाया है उन्हीं पर्पस के लिए होना चाहिए। दूसरी बात, आप इसको स्पेकुलेशन बिजनेस में नहीं लगा सकते। तीसरी बात, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पर आप 50% से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन को स्पेंड नहीं कर सकते। चौथी बात, अगर आपको 50% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में लगाना है तो उसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेना कंपलसरी है। आगे क्या लिखा है? द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब्स द एलिमेंट्स विच शैल बी इंक्लूडेड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि आप कौन से एक्सपेंसेस को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस मान के चलोगे और कौन से एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंदर नहीं आते। एंड द मैनर इन विच एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस शैल बी कैलकुलेटेड। क्लियर हुआ होगा आई गेस ये टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक पर चले, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट द रिसीट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। अब ये जो सेक्शन 9 है इसमें अपन पढ़ने वाले हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पावर्स हैं कि वो आपको प्रोहिबिट कर पाए या आपके जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर प्रोहिबिशन लगा सके। नाउ दिस इज इन एडिशन टू सेक्शन 3। मतलब सेक्शन 3 की रेस्ट्रिक्शंस तो है ही, अब उसके अलावा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप से किसी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहे तो वो लगा सकता है, वो सेक्शन 9 के अंदर आएगा। केसेस का आंसर लिखते समय ये भी ध्यान रखिएगा कि कहीं सेक्शन 9 के अंदर तो प्रोहिबिटेड नहीं है। सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए ही आप केसेस का आंसर करेंगे। ओके। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन एम्पावर्ड, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। इट हैज़ बीन एम्पावर्ड टू प्रोहिबिट एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन नॉट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 3, जो सेक्शन 3 में स्पेसिफाई नहीं है उनके अलावा, फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन, यानी ये किसी भी और को जो है वो प्रोहिबिट कर सकते हैं। रिक्वायर एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सनस टू ऑब्टेन प्रायर परमिशन
ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर एक्सेप्टिंग एनी फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। फॉरेन हॉस्पिटैलिटी के लिए भी बोल सकते हैं और फॉरेन कंट्रीब्यूशन के लिए भी बोल सकते हैं कि आप हमसे पहले परमिशन लीजिए, उसके बाद ही फॉरेन का कंट्रीब्यूशन या फॉरेन हॉस्पिटैलिटी को एक्सेप्ट करिए। रिक्वायर एनी पर्सन टू फर्निश इंटीमेशन, require any person to furnish intimation within the time and the manner in which such contribution was received and the purpose for which the foreign contribution was utilized। मतलब ये सारी चीज़ें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को बतानी पड़ेंगी। तीन मेन चीज़ें हैं, सोर्स यानी कहाँ से आया, मैनर यानी कैसे आया, एंड पर्पस यानी क्यों आया या आप इसको कहाँ यूटिलाइज करोगे। तो ये तीन चीज़ें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को फर्निश करना ज़रूरी है। रिक्वायर एनी पर्सन टू ऑब्टेन प्रायर परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर एक्सेप्टिंग एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन, सेम पॉइंट है ये और ये। require any person to furnish an intimation within the time of any foreign hospitality, the source from which, the manner in which such hospitality was received। जो भी वो टाइम लिमिट देंगे उसके अंदर आपको हॉस्पिटैलिटी के बारे में भी उनको बताना कंपलसरी है। आगे क्या है, पावर टू प्रोहिबिट द पेमेंट ऑफ करेंसी रिसीव्ड इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द एक्ट सेक्शन 10। मैंने आपको कहा था, अपन ने जब पीछे पढ़ा कि सेक्शन 10 के बारे में सेक्शन 4 के अंदर लिखा हुआ है कि अदरवाइज अगर आप सेक्शन 10 से प्रोहिबिटेड नहीं हो तो सेक्शन 3 में आप कौन से एक्सेप्शन के अंदर आप आते हो। तो सेक्शन 10 में लिखा है पावर टू प्रोहिबिट द पेमेंट ऑफ करेंसी रिसीव्ड इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द एक्ट, की मतलब अगर आपको कोई करेंसी मिली है जो इस एक्ट के कॉन्ट्रवेंशन में मिली है, यानी इस एक्ट को नकारते हुए मिली है, तो उस करेंसी को आप यूज़ नहीं कर सकते, आपके ऊपर प्रोहिबिशन लगा दी जाएगी। वे द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को पता है कि आपने प्रोहिबिशन, इस एक्ट के प्रोहिबिशन के अगेंस्ट सॉरी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को पता है कि आपने एक्ट के प्रोविजंस को नकारते हुए जो है वो फॉरेन करेंसी एक्सेप्ट करी है। वे द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड आफ्टर मेकिंग इंक्वायरी, मतलब वो इंक्वायरी कर चुके हैं, दैट एनी पर्सन हैज़ इन हिज कस्टडी एनी आर्टिकल, करेंसी, सिक्योरिटी विद इंडियन और फॉरेन विच हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय सच पर्सन इन कॉन्ट्रावेंशन, मतलब इस एक्ट के अगेंस्ट जाकर बाय द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट इट मे बाय ऑर्डर इन राइटिंग prohibit such person from paying, delivering, transferring, otherwise dealing with such article, currency और security। मतलब आपको रोका जा सकता है, आपके ऊपर रोक लगा दी जाएगी कि आप इस फॉरेन कंट्रीब्यूशन को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो आपको मिला वो इस एक्ट को कॉन्ट्रवीन करने के बाद मिला, या इस एक्ट के प्रोविजंस के अगेंस्ट जाते हुए आपको वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। पढ़ते जाइए इस चैप्टर को मॉड्यूल में साथ में, और नोट से भी इसको करते जाइए। इजी चैप्टर है, जल्दी हो जाएगा। इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद आई विल गिव यू क्वेश्चंस ऑफ फेमा एंड दिस चैप्टर फॉर प्रैक्टिस, और आई विल टेक अ टेस्ट जो मैं आपको पेपर दूंगा सॉल्व करने के लिए। यू हैव टू सॉल्व इट विद इन द रिक्विजिट टाइम फ्रेम एंड व्हाट्सएप मी योर आंसर्स सो दैट आई कैन चेक इट एंड सी योर राइटिंग स्किल्स और राइटिंग एबिलिटी। ओके, एंड प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। आई वॉन्ट टू नो कि आपकी प्रोग्रेस कैसी चल रही है, वेदर यू आर actually doing from these videos or you are doing nothing at all, just sitting at home and wasting your time. So just message me after you watch this video. I will get to know that you are actually watching the videos and doing something, because मुझे अभी तक जो messages आए हैं, these are hardly 10 people, 10 or 12 people who have been actually watching. I want to know कि बाकी लोगों का क्या status है। So please WhatsApp me and let me know how you are doing it. कहीं आपकी अप्रोच में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, आई शुड नो सो दैट आई कैन करेक्ट यू। टिल देन टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे का कंटिन्यू करेंगे। Try and study hard, utilize your time well, because we don't know how much time we will be having after all this is over. So just utilize your time in the best way that you can.
See you in the next video.